नमस्कार बच्चों। आज हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर द मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द मिडल एजेस was large territory and had diversity in people and culture. Hence, it was difficult task for any ruler to control over it. यानी जो मध्यकाल था उसमें जो रूलर्स थे उनको इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसा जो लार्ज एरिया है वहाँ पर कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो उनकी जो संस्कृति यानी कल्चर था उसमें काफ़ी विविधता थी। ठीक है, तो फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी द मुगल्स एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। दे कंट्रोल नियरली ऑल द सबकॉन्टिनेंट। 16th सेंचुरी में के शुरुआती टाइम पर ही जो मुगल्स थे उन्होंने अपने जो राज्य था उसका विस्तार किया और आगरा और दिल्ली के आसपास का जो इलाका था उस पूरे को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे वहाँ से अपने राज्य का जो विस्तार है वो शुरू किया। ठीक है, तो अब बात आती है हु वर द मुगल्स। मुग़ल कौन थे? तो द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान, रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब, चाइना एंड सेंट्रल एशिया. From their father's side, they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern-day Turkey. However, the Mughals were proud of their Timurian ancestry, as their great ancestor had conquered Delhi in 1398. But the Mughals did not like to be called Mughals or Mongol, as the memory of Mongol leader Genghis Khan was एसोसिएटेड विद ग्रेट मर्सीज। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो मुग़ल थे वो जो दो डायनेस्टीज थी उनसे थे, यानी मदर साइड से वो चाइना और जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के जो मंगोल शासक थे चंगेज़ खान, जिनकी डेथ 1227 में हुई थी, उनकी तरफ से थे। और फादर साइड से भी ईरान, इराक और जो तुर्की है उसके जो रूलर थे तैमूर, जिनकी डेथ 1404 में हुई थी, उनके वो वंशज थे। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलवाना ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो चंगेज़ खान था वो बहुत ही ज़्यादा, उसने खून खराबा, मारकाट, कई लोगों को मारा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार था। तो इस वजह से वो चंगेज़ खान का अपना नहीं चाहते थे कि चंगेज़ खान के साथ उनका नाम जुड़ा जाए। लेकिन दूसरी साइड वो तैमूर डायनेस्टी का होने पर वो प्राउड फील करते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है 1998 में जो दिल्ली था उसको अपने कंट्रोल में लिया था। आगे बढ़ेंगे तो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स की बात करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि जो आप टेबल फर्स्ट को देखेंगे तो सबसे पहले बाबर की बात करेंगे। बाबर 1526 to 1530 तक रहे, जिसमें एट द एज ऑफ 12 years बाबर बिकेम द फर्स्ट मुग़ल एम्परर हु सक्सीडेड to the throne of Fargana in 1494. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504, and Babur defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat in 1526 and captured Delhi and Agra. In 1527, he defeated Rana Sanga, the Rajput ruler and the allies of Kanwa, and in 1528, he defeated the Rajputs at Chanderi. And before his death in 1530, Babur established control over Agra and Delhi. देखिए बेटा कि जो बाबर थे ये 1526 टू 1530 तक रहे। 26 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, तो इब्राहिम लोदी और उसके जो अफगान जो सपोर्टर थे उनको इसने डिफीट किया। इसके बाद 1527 में खानवा में राणा सागा, इसके अलावा जो और अदर राजपूत रूलर्स थे उनको भी उसने डिफीट किया। एंड 1528 में चंदेरी में जो राजपूत थे उनको भी डिफीट किया, है ना। तो अपनी डेथ से पहले ये दिल्ली और आगरा का जो पूरा इलाका था इसे मुग़ल कंट्रोल में इसने ले लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हुमायूं 1530 to 1514 and 1555 to 1556.
So Humayun divided his inheritance according to the will of his father by giving each of his brothers a province. So the ambition of his brother Mirza Kamran weakened his cause against Afghan competitors. Therefore, Sher Khan defeated Humayun at Chausa in 1539 and Kannauj in 1540, forcing him to flee to Iran. And in Iran, Humayun received help from the Safavid Shah. He recaptured Delhi in 1555 but died in 1556 after an accident. देखिए हुमायूं का क्या हुआ कि हुमायूं के जो पेरेंट्स थे, पिताजी थे, तो उनकी जो वसीयत थी तो उस हिसाब से पूरा जो वसीयत के हिसाब से डिवाइड किया गया, बंटवारा किया गया। उसके हर एक जो ब्रदर था उसको एक प्रोविंस मिला, एक प्रांत मिला। लेकिन उसका एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, तो वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने जो अफ़गान जो प्रतिबंधी थे उनके साथ भी जाकर मिल गया, तो काफ़ी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। इसके अलावा जो शेर खान थे उन्होंने भी हुमायूं को 2 बार हराया, एक बार 1539 में चौसा में और एक बार 1540 में कन्नौज में। तो इसके बाद जो डिफीट होकर ये ईरान की तरफ भाग गया। फिर वहाँ से ईरान में जो है हुमायूं गया तो वहाँ पर सफ़ावी शाह ने इसे सपोर्ट किया। इसके बाद इसने दोबारा 1555 में दिल्ली को कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर उसकी एक एक्सीडेंट में इमारत में वो कहीं गिर जाता है, तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अकबर की बात करेंगे। अकबर 1556 to 1605। Akbar was 13 years old when he became emperor and his reign can be divided into 3 periods. सबसे पहले फर्स्ट में 1556 to 1517 Akbar became independent of his regent Bairam Khan. Military campaigns were launched against the Suris, Afghan, Malwa, Gondwana. He also suppressed the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Sisodia, capital of Chittor, was seized and Ranthambore in 1569. देखिए 13 इयर्स की एज में ये सम्राट बना। इसके जो शासनकाल था उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। तो पहली मैं आपको बता दूं 1556 टू 1517 के बीच में, तो इनके जो जिन्होंने बड़ा किया, जिन ये डिपेंड करते थे बैरम खां और इनके जो लोग थे उन सब से ये इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। इसके बाद उसने सूरी और जो अदर जो अफ़गान थे, इसके अलावा जैसे मालवा, गोंडवाना, तो इन सब के विद्रोह को भी इन्होंने दबाया। यहाँ पर विद्रोह उठते थे। इनका जो हाफ ब्रदर जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसने भी इनके खिलाफ काम किया। इसके अलावा 1568 में जो सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ है और 1569 में रणथंभौर, इसे अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे कि 1507 टू 1585 इसमें मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। 1570 से 1585 के मिड में जो गुजरात है वहाँ पर मिलिट्री कैंपेन शुरू हुए। तो इसमें क्या किया, इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है अभियान चलाए। और 1569 और 80 में जो मिर्ज़ा हाकिम है उसने विद्रोह किया, यानी इन्हें इस समय पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी थी। इसके बाद देखेंगे कि 1585 टू 1605 so expansion of Akbar's empire campaign was launched in the northwest. Kandahar, Kashmir, Kabul, Berar, Khandesh and the parts of Ahmednagar were annexed. यानी कि 1585 टू 1605 के बीच में क्या हुआ, अकबर ने अपने जो शासन था, पूरा राज्य था, उसका विस्तार किया, है ना। इसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी मिलिट्री कैंपेन चलाए। वहाँ पर जो सफाविद थे उनको हराकर जो कांधार था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। कश्मीर को भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। जब इसके भाई मिर्जा हाकिम की डेथ हो जाती है तो इसके बाद जो काबुल था उसे भी अपने राज्य में इसने इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा डेक्कन की तरफ भी इसने मिलिट्री कैंपेन चलाए, जहाँ पर बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसके जब रूल था तो उसके रूल के लास्ट टाइम जो अंतिम जो ईयर्स थे, लास्ट ईयर्स थे, उसमें जो इसका जो बेटा था राजकुमार सलीम, उसने इसका विद्रोह शुरू कर दिया। यही सलीम आगे चलकर कौन बना, जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर की बात करते हैं।
तो जहांगीर 1605 to 1627 he continued with the campaign started by Akbar. The Sisodia ruler of Mewar Amar Singh accepted Mughal services. Less successfully campaign against the Sheikh Ahom and the Ahmadnagar followed, and Prince Khurram, the future Emperor Shahjahan, rebelled in the last years of his reign, and effort of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him was not successful. देखिए जहांगीर क्या हुआ कि इसने भी जो मिलिट्री कैंपेन थे अकबर ने जो चलाए थे उनको आगे बढ़ाया। इसमें मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुगलों की सेवा को, स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन्होंने सिख, अहोम और अहमदनगर के तरफ मिलिट्री कैंपेन चलाए। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा ये सक्सेस नहीं हुए, लेकिन लास्ट टाइम पर जो खुर्रम हैं वो जो जहाँ आगे चलकर शाहजहाँ बने थे उन्होंने रिबेल कर दिया, इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहाँ, उसने शाहजहाँ को मार्जिनलाइज करने के लिए या पीछे धकेलने के लिए काफ़ी एफर्ट किए, लेकिन वो सब असफल रहे। इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ की बात करेंगे कि मुग़ल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। अफगान नोबल खान जहाँ लोधी rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmadnagar, and in 1632 it was finally annexed. The Bundels were defeated and Orcha was seized. In the northwest, the campaigns of Sage Balkha from the Uzbeks was unsuccessful, and Kandahar was lost to the Safavids. In 1657 and 1658, there arose the conflict over succession among Shahjahan's sons. Killing his brothers, Aurangzeb became the emperor. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. देखिए शाहजहाँ ने क्या किया, इसने भी मिलिट्री कैंपेन को आगे बढ़ाया डेक्कन की तरफ। यहाँ पर जो अफगान अभिजात खान जहान लोधी थे उन्होंने भी विद्रोह किया, वहाँ पर उनको डिफीट किया। इसके अलावा अहमदनगर में भी ये जो मिलिट्री कैंपेन शुरू हुए, वहाँ पर क्या हुआ कि बुंदेल थे उन्हें हरा दिया, ओरछा का जो पूरा इलाका था उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में बल्ख पर भी इसने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर उजबेकों के विरुद्ध भी इसने मिलिट्री कैंपेन चलाए, जो कि बहुत सक्सेस नहीं हुए, वहाँ पर इसे असफलता मिली। तो इस वजह से जो कांधार था वो सफ़ाविदों के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, तो 1632 में जो अहमदनगर है उसको जो है मुगलों को जो है अपने जो एम्पायर था उसमें इसने मिला लिया, और बीजापुर की जो सेनाएं थी उन्होंने वहाँ पर उनसे कहा कि भाई हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, एक तरह से मान लो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1657-58 में क्या हुआ, शाहजहाँ के जो बच्चे थे, बेटे थे, उन सब में झगड़ा शुरू हो गया। तो जिसमें औरंगजेब जो है ने सबको मार दिया। इसका जो भाई था दारा सिको और जो 3 और भाई थे उन सबको मार दिया। ठीक है, और शाहजहाँ को क्या किया, आगरा का जो कैद खाना था वहाँ पर ज़िंदगी भर के लिए उसे कैद कर दिया। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे औरंगज़ेब की तरफ। तो औरंगज़ेब 1658 to 1707 इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स were defeated in 1663 but rebelled again in the 1680s. Campaigns in the northwest against in the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. Mughal intervention in the succession and internal politics of the Rathore Rajput of Mewar led to the rebellion, and campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself as independent king and resumed his campaign against the Mughals. देखिए जो औरंगज़ेब थे 1658 से 1707 तक में क्या हुआ कि 1663 में जो नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम थे वहाँ पर उन्होंने डिफीट किया, लेकिन 1680 में उन्होंने फिर दोबारा रिवॉल्ट कर दिया। तो इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजई और जो सिख थे, ठीक है, वहाँ पर भी इसे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, इसके अलावा जो मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूत उन्हें जो भी विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ। इसकी क्या वजह थी कि जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी और उत्तराधिकारी के मामले में
जो इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, उन मसलों पर भी झगड़ा होता था। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमने नाम सुना है मराठा जो चीफ थे शिवाजी, तो उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावर में नहीं थे। तो जब वो औरंगजेब ने इनको इंसल्ट किया, और उसके बाद जो शिवाजी थे वो आगरा में जो मुग़ल कैद खाना था वहाँ से वो फरार हो गए, है ना। और अपने फरार होने के बाद उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर जो है डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने मुग़लों के लिए काफ़ी सैन्य अभियान चलाए और उनकी नाक में दम कर दिया। इसके अलावा क्या हुआ कि राजकुमार जो अकबर थे उन्होंने भी औरंगज़ेब के अपोजिट वो हो गए, उन्होंने भी रिबेल कर दिया, है ना। और काफ़ी लास्ट टाइम पर इन्हें ही परेशानी हुई थी। इसके बाद एक बात और आती है कि अकबर ने जब इनका विरोध किया, जो राजकुमार अकबर थे, तो औरंगज़ेब ने दक्कन के जो रूलर्स थे उस तरफ अपनी जो मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे, जैसे 1685 में बीजापुर में और 1687 में गोलकुंडा के जो मुग़ल थे उसको अपने एम्पायर में मिला लिया। और 1698 में औरंगज़ेब ने जो डेक्कन में जो मराठा थे वहाँ पर जो एक छापामार पद्धति का जो इस्तेमाल करते थे, जो है अभियान चला रखे थे, तो उसको इन्होंने स्वयं कंट्रोल किया, है ना। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी जो औरंगज़ेब है उसे सिख, जाट और सतनामियाँ, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अहोम और दक्कन में मराठों का जो रिवॉल्ट था उनका इसे सामना करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद इसकी डेथ के बाद जो है जो कौन शासक बनेगा, कौन राजा बनेगा, इनमें युद्ध होने लगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम मुग़ल ट्रेडिशंस एंड सक्सेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।